हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम पांडे और आज हम इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में रन ऑफ का टॉपिक एक्सटेंड करेंगे. ओके, वी विल बी स्टडिंग अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड द एस्टिमेशन. हमने लास्ट क्लास में रन ऑफ के बारे में डिस्कस किया था. नाउ विल बी डिस्कसिंग कि रन ऑफ को हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. ओके, रन ऑफ क्या होता है हमने ये बात पहले ही कर ली है. नाउ लेट अस सी, लेट based on the time delay, okay, between the precipitation and the runoff is classified into two things. What? First is the direct runoff and second is the base flow. तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि लेट से कोई अगर एक कैचमेंट एरिया है, ओके, और जहाँ पे ये स्ट्रीम जा रही है, ओके, एंड स्ट्रीम का डायरेक्शन लेट से ये है ना, ये कैचमेंट एरिया है आपका, और इस कैचमेंट एरिया में लेट से कुछ रेनफॉल अगर करती है ना, उसको मैं कह देता हूँ प्रेसिपिटेशन P है. Now the water will be moving from the catchment to the stream, और यही आपका क्या है, ये आपका रन ऑफ है. अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि ये प्रेसिपिटेशन था और प्रेसिपिटेशन के कारण क्या हुआ, रन ऑफ हुआ. अच्छा, इसी रन ऑफ के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं. क्या क्या? इट कैन बी क्लासिफाइड इन टू एज डायरेक्ट रन ऑफ एंड द बेस फ्लो. डायरेक्ट रन ऑफ क्या होता है? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द रन ऑफ विच एंटर्स द स्ट्रीम इमीडिएटली आफ्टर द रेनफॉल. तो तुरंत का तुरंत, बारिश के तुरंत बाद जो स्ट्रीम में पानी पहुंच रहा है, दैट इज़ द डायरेक्ट रन ऑफ. इसमें तीन पार्ट हैं. इसमें हम यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो इट इज़ द प्रेसिपिटेशन ऑन द स्ट्रीम सरफेस. ओके, सेकेंड इज़ द प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो एंड अनदर वन इज़ सरफेस रन ऑफ. तो ये तीन चीज़ें डायरेक्ट रन ऑफ का हिस्सा हैं जो कि आपको बारिश के तुरंत बाद देखने को मिलेंगी. बट कुछ पानी ऐसा भी होगा जो स्ट्रीम तक पहुंचेगा तो, बट कुछ डिले के बाद, ओके, कुछ समय लेने के बाद. उसको हम क्या बोलते हैं? बेस फ्लो. सो इट इज़ द डिलेड फ्लो. सी हियर, इट इज़ दिस डिलेड फ्लो दैट रीचेज द स्ट्रीम जनरली एज ग्राउंड वाटर. तो यहाँ जो हमने बात करी रन ऑफ की, तो हमने इसको दो भागों में विभाजित किया. पहला मैंने क्या कहा आपसे कि ये डायरेक्ट रन ऑफ है, ओके, और एक मैंने आपसे क्या कहा कि ये बेस फ्लो है. ये दो चीज़ें यहाँ पे हमने बात करी. अच्छा, अगर हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझना चाहें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लेट से इफ दिस इज योर लेट से ग्राउंड लेवल, ओके, एंड देयर इज सम प्रेसिपिटेशन. ओके, प्रेसिपिटेशन में आपने ये चीज़ देखी है क्या कि इनिशियली कुछ ना कुछ लॉसेज होंगे. लॉसेज ये इंटरसेप्शन के कारण हो सकते हैं. लेट से कोई वेजिटेशन है, उसका इंटरसेप्शन होगा, तो लॉसेज होंगे. लॉसेज को सेटिस्फाई करने के बाद जो पानी स्ट्रीम में पहुंचेगा, जो भी पानी स्ट्रीम में पहुंचेगा, लेट से यहाँ से पहुंच रहा है ना, अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज़ द स्ट्रीम, तो जो भी पानी स्ट्रीम में पहुंच रहा है, एक ओवरलैंड फ्लो के थ्रू दिखाया मैंने आपको, एक आपको थ्रू फ्लो दिखाया, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो बोलते हैं. ओके, दिस थ्रू फ्लो इज नथिंग बट द प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो. प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो जो मैंने आपको पिछली साइड में बताया है. ओके, एंड अदर थिंग इज़ व्हाट कि एक ग्राउंड वाटर टेबल है तो वहाँ से आ रहा है. अच्छा, एक तीसरा पॉइंट क्या था यहाँ पे कि प्रेसिपिटेशन हुआ, बट प्रेसिपिटेशन कहाँ पे हो रहा है? ग्राउंड से तो पानी एक आ रहा है. दूसरा क्या होगा कि प्रेसिपिटेशन डायरेक्ट ऑन द स्ट्रीम सरफेस हो जाए, तो ये भी एक डायरेक्ट रन ऑफ का हिस्सा है. तो यहाँ पे जो हम तीन बातें कर रहे हैं, कौन कौन सी? एक ही ओवरलैंड फ्लो, एक ही थ्रू फ्लो, और एक जो प्रेसिपिटेशन डायरेक्टली स्ट्रीम सरफेस के ऊपर आ रही है. तो ये तीन पार्ट क्या हो गए आपके? ये तीन पार्ट डायरेक्ट रन ऑफ का हिस्सा हो गया. अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ कि बेस फ्लो, बेस फ्लो क्या था? एक डिलेड फ्लो था. डिलेड फ्लो की यदि मैं बात करूँ तो पानी यहाँ से इन्फिल्ट्रेट किया, ओके, पानी इन्फिल्ट्रेट करके ग्राउंड वाटर टेबल में जाके मिला, और ग्राउंड वाटर टेबल का पानी ये क्या होगा, ये धीरे धीरे यहाँ पे सीपेज के माध्यम से यहाँ पे ये स्ट्रीम में जाके मिलेगा. बट इट विल टेक टाइम, इट विल टेक सम टाइम. पानी बारिश के बाद ग्राउंड पे आता है, ग्राउंड से फिर इन्फिल्ट्रेट करने में समय लगता है, और फिर उस डिले के कारण जो फ्लो हो रहा है और जो स्ट्रीम में पहुंच रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेस फ्लो. तो रन ऑफ के दो हिस्से हो गए. फर्स्ट इज दिस डायरेक्ट रन ऑफ, ओके, डायरेक्ट रन ऑफ, एंड सेकेंड इज द बेस फ्लो. तो एक आपका इंस्टेंटेनियस है और सेकेंड आपका डिलेड फ्लो है. ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर अबाउट. अच्छा, यहाँ पे हमने समझा कि रन ऑफ होता क्या है, इसके प्रकार क्या है, मतलब इसके आप डिवाइड करना चाहें तो किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. नाउ लेट अस सी हियर व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रन ऑफ. ओके,
अच्छा, जो यहाँ पे हम फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं वही मोर और लेस वही फैक्टर्स आपके हाइड्रोग्राफ बनाने के समय भी इस्तेमाल होंगे. ओके, वी विल बी स्टडिंग द हाइड्रोग्राफ इन द नेक्स्ट टॉपिक. तो मोर और लेस यही फैक्टर्स वहाँ पे भी इफेक्ट करेंगे. चलिए, जब हम हाइड्रोग्राफ देखेंगे तो वहाँ पे हम इन सब चीज़ों को फिर से कंसिडर करेंगे. Now let us see the first factor here, that is the precipitation characteristic. Second is the catchment. Catchment का शेप क्या है, उसका साइज क्या है. ओके. थर्ड इज द टोपोग्राफी, लैंड टाइप कैसा है. ओके, पहाड़ी इलाका है कि मैदानी इलाका है, किस तरीके का एरिया है, दैट ऑल्सो मैटर्स व्हेन वी टॉक अबाउट द रन ऑफ. नेक्स्ट इज द जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक. ओके, कि रॉकी सरफेस तो नहीं है या फिर सॉयल है अच्छी खासी वहाँ पे ग्राउंड पे. सो दैट इज ऑल्सो टेकन इन टू consideration. Next is the meteorological characteristic and then character of the catchment surface. Okay, and then seventh point is the storage characteristic. तो ये 7 फैक्टर्स हैं, मेजर फैक्टर्स हैं एक्चुअली. इसके अलावा भी तमाम फैक्टर्स होते हैं. तो हमने मेजर फैक्टर्स यहाँ पे कंसिडर किए हैं जो कि रन ऑफ को इफेक्ट करते हैं. नाउ लेट अस सी देम वन बाय वन. ओके, प्रेसिपिटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो मैंने आपसे क्या बोला यहाँ पे कि हम रन ऑफ की बात कर रहे हैं. रन ऑफ मतलब क्या, कि यदि प्रेसिपिटेशन हो रहा है, बारिश हो रही है, तो उसके कारण क्या होगा, कुछ रन ऑफ होंगे और कुछ लॉसेज होंगे. लॉसेज जब इनिशियली सेटिस्फाई हो जाएंगे तब जितना भी पानी जाएगा वो किस में जाएगा, वो रन ऑफ में आपको देखने को मिलेगा. ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा बारिश हो रही है लेट्स से 100 सेंटीमीटर की. ओके, अगर मैं कहता हूँ कि एक कैचमेंट एरिया है. ओके, दिस इज़ योर कैचमेंट एरिया एंड दिस इज़ योर स्ट्रीम. ये आपकी कोई भी रिवर या स्ट्रीम पास कर रही है. ओके, सो दिस कैचमेंट एरिया, इस कैचमेंट एरिया पे जितनी बारिश होगी, ओके, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि रन ऑफ कितना होगा. नाउ लेट अस सी द फर्स्ट पॉइंट हियर. मोर द रेनफॉल मोर इज द रन ऑफ. ऑब्वियस सी बात है कि जब रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है तो रन ऑफ भी ज़्यादा होगा. यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि जब हम इस फैक्टर की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो बाकी सारी चीज़ों को हमने कांस्टेंट रख रखा है. यानी कि यहाँ पे समझिएगा कि अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रेसिपिटेशन कैरेक्टरिस्टिक की, तो मैं उसी एक कैचमेंट की ही बात कर रहा हूँ, है ना. अगर मैं इस कैचमेंट की बात करूँ और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 100 सेंटीमीटर की बारिश हुई पहली बार फर्स्ट इंस्टेंट में. ओके, सो इसके लेट से कुछ रन ऑफ R1 आया. इसी सेम कैचमेंट में अगर मैं कह रहा हूँ कि 120 सेंटीमीटर की बारिश हुई तो कुछ रन ऑफ यहाँ पे आपको R2 देखने को मिला और यहाँ पे R2 विल बी ग्रेटर देन R1. ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें इसी कैचमेंट में सेम नंबर ऑफ प्लांट्स थे, सेम वेजिटेशन था, सेम लैंड यूज़ था. तो यहाँ पे जो भी आपको रन ऑफ देखने को मिलेगा वो यहाँ पे बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा. अब यही सोचिए, अगर आप सभी फैक्टर्स को कांस्टेंट आपको यहाँ पे कंसिडर करना ही पड़ेगा. ओके, सेकंड पॉइंट इज दिस कि रन ऑफ डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ द स्टॉर्म एंड इट्स ड्यूरेशन. कितनी देर के लिए बारिश हो रही है, 2 घंटे के लिए बारिश हो रही है कि 4 घंटे के लिए कि 8 घंटे के लिए एंड सो ऑन. तो दैट ऑल्सो प्लेज अ मेजर फैक्टर. रन ऑफ इंक्रीजेज विद द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल. इंटेंसिटी मतलब क्या हुआ कि सेंटीमीटर प्रति घंटे, ओके, या फिर mm पर आवर, इन इस तरीके से कि कितनी इंटेंसिटी है रेनफॉल की, दैट इज ऑल्सो अ मेजर फैक्टर. रन ऑफ इंक्रीजेज विद द एक्सटेंट ऑफ स्टॉर्म ओवर द कैचमेंट. अब बारिश आपकी इस पूरे कैचमेंट के लिए हो रही है या फिर सिर्फ और सिर्फ आधे कैचमेंट के लिए हो रही है. ओके, लेट्स से अगर रेनफॉल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे है, या फिर मैं एक काम आपको और डायग्राम बनाता हूँ, या फिर मैं कहता हूँ कि सिर्फ सेकेंड हाफ में इधर इन दिस पोर्शन द रेनफॉल इज अकरिंग. तो दोनों का ही अलग अलग रोल होता है जिसको हम आगे देखेंगे इसको. लेट अस टेक अनदर फैक्टर, शेप एंड साइज ऑफ द कैचमेंट. मोर इंटेंस रेनफॉल आर जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर रिलेटिवली स्मॉलर एरिया. अब आपने ये चीज़ ध्यान दी होगी कि कोई भी अगर एक कैचमेंट एरिया है और बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो ऐसा नहीं होता है कि पूरे कैचमेंट एरिया में लाइक इन दिस एंटायर कैचमेंट एरिया एकदम हाई इंटेंसिटी से बारिश हो रही होगी. ऐसा होगा कि कुछ पोर्शन में हाई इंटेंसिटी की बारिश होगी और बाकी सब जगह पे लो इंटेंसिटी की बारिश होगी. तो मोर इंटेंस रेनफॉल इज जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर रिलेटिवली स्मॉलर एरिया. सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, इन अ वेरी बिग कैचमेंट यूनिफॉर्म रेन सेल्डम फॉल्स ओवर द एंटायर एरिया. है ना, कि लेट से अगर 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल की मैंने बात करी तो ऐसा नहीं होगा कि 100 सेंटीमीटर यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. हो सकता है बट बहुत ही कम चांसेस हैं. ओके, दे आर नॉट वेरी n number of instances that it will occur. There will be a very few instances. So only few tributaries of the stream feed water to the main stream
during a particular storm. So runoff intensity of the larger stream per unit catchment area is lesser. Okay, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दिस इज द मेन स्ट्रीम लेट्स से, ओके, और इससे जो यहाँ पे आके जो ट्रिब्यूटरीज जुड़ती हैं, ओके, सो दैट विल ऑल्सो बी फीडिंग दिस रिवर. ओके, तो डिपेंड करता है कि शेप और साइज क्या है कैचमेंट का. चलिए हम इसको अभी देखते हैं आगे. कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे देखेंगे. फर्स्ट इज द ड्रेनेज डेंसिटी. ड्रेनेज डेंसिटी क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल लेंथ ऑफ ऑल द स्ट्रीम्स ऑफ द कैचमेंट डिवाइडेड बाय इट्स एरिया. ओके, ऑल द स्ट्रीम्स ऑफ द कैचमेंट. यानी कि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एक तो आपकी मेन स्ट्रीम हो गई, और लेट से अगर ये ए ट्रिब्यूटरी है, ये आपकी बी ट्रिब्यूटरी है, ये आपकी सी ट्रिब्यूटरी है, इन सभी का लेंथ, ओके, इन सभी का लेंथ अपॉन इट्स कैचमेंट एरिया. तो दैट इज द ड्रेनेज डेंसिटी. It indicates the drainage efficiency of the basin because higher the value of this drainage density, quicker will be the runoff. अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये लेट्स से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना, एक A है और एक B है. अगर ये दो ही ट्रिब्यूटरीज हैं तो इस रीजन का जो वाटर होगा वो तो इस A ट्रिब्यूटरी में चला जाएगा, ओके, इन दिस A ट्रिब्यूटरी, एंड व्हाट विल हैपन, जो बी का होगा वो इसके आसपास के रीजन वाले यहाँ पे पहुँच जाएंगे. बट लेट से अगर यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है इस वाले रीजन में, ओके, लेट से इन दिस रीजन देयर इज नो ट्रिब्यूटरी. अब यहाँ पे जो भी वाटर यहाँ पे गिरेगा, ओके, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको समय लग जाएगा. ओके, सो दैट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग कि अगर ट्रिब्यूटरीज कम हैं तो वहाँ पे ड्रेनेज एफिशिएंसी विल बी स्लाइटली लेसर. ओके, next is the stream density. Stream density is nothing but the number of streams of given order per unit catchment area. हमने यहाँ पे बात करी तो टोटल लेंथ की बात करी है, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे नंबर की बात कर दी. व्हाट आर द नंबर ऑफ स्ट्रीम्स पर यूनिट कैचमेंट एरिया. तो बहुत खास डिफरेंस इसमें नहीं है. Now these are few terms here. First is the form factor. It is the ratio, form factor is the ratio of average width of the basin to the axial length. तो यहाँ पे अगर मैं कहना चाहूँ तो फॉर्म फैक्टर में क्या कह सकता हूँ कि इट इज़ द एवरेज विड्थ अपॉन एल एक्शियल. अच्छा, यहाँ पे एवरेज विड्थ क्या है और एल एक्शियल क्या है? एक्शियल लेंथ क्या होती है उसके बारे में पहले देखते हैं. यहाँ पे एक्शियल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटलेट एंड द मोस्ट रिमोट पॉइंट ऑफ द कैचमेंट. अगर मैंने कहा कि ये जो बाउंड्री है, जो वाइट से मार्क्ड है, दिस इज द बाउंड्री ऑफ द कैचमेंट, और मैं कहता हूँ कि ये आउटलेट है, दिस इज द आउटलेट, ओके, दिस इज द आउटलेट हेयर. और इस कैचमेंट का, इस जो वाइट वाला बाउंड्री है आपका, इस कैचमेंट का सबसे रिमोट पॉइंट कौन सा है? ये है ना. आप लोगों में से ये भी कह सकते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है. तो आप जो भी इसमें पॉइंट लेना चाहेंगे आप वो ले लीजिए, और यू विल बी टेकिंग दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, विच एवर इज द मोस्ट रिमोट पॉइंट ऑफ द कैचमेंट, सबसे दूर जो पॉइंट है, ओके, दैट विल बी द लोकेशन. तो यहाँ से लेके यहाँ तक दैट विल बी द एल एक्शियल. ओके, एवरेज विड्थ क्या है? इट इज द कैचमेंट एरिया डिवाइडेड बाय द एक्शियल लेंथ. तो दिस इज नथिंग बट बी एवरेज इज नथिंग बट द एरिया अपॉन एल एक्शियल. ओके, सो दीज आर द टू टर्म्स हेयर. अब हम एक और टर्म बात करते हैं, कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट. ओके, it is defined as the ratio of perimeter of the catchment to the perimeter of the form circle. तो compactness coefficient क्या कहना चाह रहा है कि ये perimeter है, ओके, किसका? कैचमेंट का, ओके, कैचमेंट एरिया लेट्स से, एंड perimeter of the form circle, ये इन दोनों का रेशियो है. अच्छा, अब यहाँ पे एक टर्म हो रहा है क्या कि फॉर्म सर्किल. फॉर्म सर्किल क्या है? फॉर्म सर्किल इज द सर्किल हैविंग द सेम एरिया एज दैट ऑफ द कैचमेंट. ठीक है, यदि मैं बात करूँ कि ये आपका कैचमेंट एरिया है, ओके, एंड हेयर अगर मैं इस कैचमेंट एरिया का पेरीमीटर निकालना चाहूँ तो मैं इसकी बाउंड्री पे चलूँगा एंड आई विल सिंपली फाइंड आउट द पेरीमीटर. दिस इज द पेरीमीटर. ओके, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पी ऑफ कैचमेंट एरिया. अच्छा, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा. मैंने क्या कहा? फॉर्म सर्किल इज अ सर्किल हैविंग द सेम एरिया एज दैट ऑफ द कैचमेंट. तो मैंने क्या किया? इसी एरिया का मैंने एक सर्किल बना दिया. सर्किल क्यों बनाया? बिकॉज इज द मोस्ट कॉम्पैक्ट फिगर विच यू नो अबाउट. ठीक है, और मैंने कहा कि इसका जो एरिया था कैचमेंट का, वही एरिया इसका भी है. ओके, दैट इज द एरिया दिस ए. अच्छा,
अगर मैं इसकी पेरीमीटर की बात करूं तो आप यहाँ पर डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्या होगा इसका पेरीमीटर 2 पाई आर। तो यहाँ पे इसका रेशियो आप बात कर रहे हैं पी कैचमेंट एरिया और 2 पाई आर का। अच्छा, यहाँ पे आर आपको निकालना पड़ेगा, लेट अस सी 1 बाय 1। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं और ये सर्किल है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो एरिया इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से मैं अगर एक ही वैल्यू आपको पता होगी यहाँ पे, क्यों? क्योंकि आपको कैचमेंट का एरिया तो पता ही है। ओके, सो आर इज गिवन बाय व्हाट, रूट में ए बाय पाई। ओके, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या था यहाँ पे? तो यहाँ पे तो आपको चलिए पी आपको यहाँ पे मिल गया, और पेरीमीटर ऑफ फॉर्म सर्किल की बात करें तो क्या है ये 2 पाई आर। ओके, एंड व्हेन यू सॉल्व इट इट इज व्हाट 2 पाई इंटू व्हाट, रूट में ए अपॉन पाई। सो यू कैन गेट दिस वैल्यू एज 2 रूट में ए पाई। सो दिस इज द वैल्यू दैट यू हैव गॉट हियर। अच्छा, सो आपके पास ये पेरीमीटर मिल गया आपको फॉर्म सर्किल का। तो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द कैचमेंट एरिया अपॉन व्हाट 2 रूट में ए पाई। सो दिस इज द कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट फॉर्मूला दैट यू हैव गॉट हियर। ओके, तो ये आपका कैचमेंट का कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट है। सो बाय दिस मेथड यू कैन इजीली गेट द कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, टोपोग्राफी ऑफ कैचमेंट के बारे में बात करते हैं। इन केस ऑफ द स्टीप सरफेस स्लोप, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्लोप हियर, वाटर विल फ्लो क्विकली एंड लॉसेज विल बी लेस, क्योंकि जब पानी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी किसी भी स्लोप पे, अगर मैं कहता हूँ कि पानी इस तरीके से फ्लो कर रहा है और स्लोप इसका ज़्यादा है, तो क्या होगा, लॉसेज उस समय कम होंगे, रन ऑफ ज़्यादा होगा। ओके, यदि मैं कहता हूँ कि ये स्लोप इतना ना होके बल्कि और कम हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, पानी की स्टैंड करने की चांसेस बढ़ जाएंगे। जब पानी रुकेगा, स्टैग्नेंट होगा, तो उसके इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस बढ़ेंगे। इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस बढ़ेंगे यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि लॉसेस बढ़ जाएंगे। लॉसेस बढ़ जाएंगे यानी कि रन ऑफ कम हो जाएगा। सो यू कैन सी हियर दैट इन केस ऑफ स्टीप सरफेस स्लोप रन ऑफ विल बी हाई, बट यही अगर सरफेस स्लोप आपका फ्लैट रहेगा तो रन ऑफ आपका कम रहेगा। Second point is mountainous and windward side of the mountains, intensity of the rainfall is more, so runoff will be the on the higher side. Okay. Next is the geological characteristics of the basin. If the soil and subsoil surface is pervious, okay, पानी penetrate करने की ability है उसमें, तो उस केस में सीपेज ज़्यादा होगा, और सीपेज यदि ज़्यादा हो गया तो लॉसेस बढ़ जाएंगे, लॉसेस बढ़ गए तो रन ऑफ की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। ओके, सो दैट इज देयर। अगर सरफेस रॉकी है, ओके, सिर्फ रॉक है, तो क्या होगा, पानी पड़ेगा तो, बट पानी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा अंदर। जब पानी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो लॉसेस कम होंगे, लॉसेस कम होंगे तो आपका रन ऑफ विल बी मोर। अगर मैं केस लूँ कि यही रॉकी सरफेस में फिशर्स हो जाए, उस रॉक में क्रैक्स आ जाए, क्रैक आ जाएंगे तो क्या होगा, सीपेज लॉस बढ़ जाएगा, सीपेज लॉस बढ़ेगा तो रन ऑफ विल बी स्लाइटली लेसर। ओके, सो यही रॉकी सरफेस था जब इसमें कोई क्रैक्स नहीं थे, और यदि इसमें क्रैक्स आ जाएंगे तो रन ऑफ आपका कम हो जाएगा। सो दे आर द वेरी फैक्टर्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बट व्हेन दे आर कंबाइंड टुगेदर दे विल बी contributing to the runoff. Okay. Next is the meteorological characteristics. पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। यदि टेम्परेचर कम है एंड द ग्राउंड इज सैचुरेटेड, ओके, एंड फ्रोजन ऑल्सो, सो रन ऑफ विल बी मोर। क्यों? बिकॉज जब स्नो की लेयर है या फिर मैं कहता हूँ ग्राउंड सैचुरेटेड है, यानी कि उसके पास एबिलिटी नहीं है पानी को और ज़्यादा अंदर लेने की, तो उस केस में क्या होगा, ऑल द वाटर विच इज़ फॉलिंग डाउन फ्रॉम द क्लाउड्स एज प्रेसिपिटेशन इट विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू रन ऑफ। यदि मैं कहता हूँ, दूसरा पॉइंट लेता हूँ, हाई टेम्परेचर एंड ग्रेटर विंड वेलोसिटी रिजल्ट इन ग्रेटर इवापोरेशन लॉसेस। ओके, जब लॉस इवापोरेशन वाला बढ़ गया तो क्या होगा, रन ऑफ की वैल्यू कम हो जाएगी। ओके, सो लॉसेस, ये चीज़ हमने इवापोरेशन का जो टॉपिक पढ़ा था, इवापोरेशन एंड इवापोट्रांसपिरेशन, वहाँ पे भी हमने ये बात देखी थी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द कैचमेंट surface. If the surface has no natural drainage, absorption loss will be more and runoff is reduced. Okay. If the area is highly cultivated, the runoff is less. Okay. इसीलिए हम कहते हैं कि you should go in for more and more plantation. Okay. क्योंकि जब plantation ज़्यादा होगा तो runoff will be reduced. Okay. So it will help in recharging the groundwater. नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे वेजिटेटिव कवर की। वेजिटेटिव कवर रिड्यूसेस द रन ऑफ ड्यूरिंग स्मॉलर स्टॉर्म्स। ओके, बट
ड्यूरिंग द बिगर स्टॉर्म व्हाट हैपन्स, एक लेयर टाइप की बन जाती है। ओके क्यों? क्योंकि पानी इन्फिल्ट्रेट तो करेगा, जब ज़्यादा बारिश हो रही होगी पानी इन्फिल्ट्रेट तो करेगा, बट कुछ समय बाद क्या होगा, वो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, जो कि हमने लास्ट क्लास में या उसके पहले हमने देख रखा था। जब इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कांस्टेंट हो गई, यानी कि पानी अब और ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट नहीं कर रहा है ग्राउंड में, तो जितना पानी ऊपर ग्राउंड के रहेगा वो क्या होगा, दैट विल बी मूविंग along and the water will be what, contributing to runoff. Okay, so during the bigger storm vegetative cover gets saturated and water runs freely, thereby contributing to runoff. Okay, next is the storage characteristics of the catchment. Here if you are talking about the artificial storage such as the dams, weirs, they reduce the peak flow. क्यों? क्योंकि वो जो डिस्चार्ज होना था वो उसको स्टोर कर देते हैं कहाँ पे, वो जो रिजर्वायर आपने क्रिएट करा है ना, लेट्स से अगर दिस इज द डैम और जो भी यहाँ पे रिजर्वायर यहाँ पे है, तो पानी यहाँ से आ तो रहा है अलग अलग स्ट्रीम से, बट यहाँ पे आके स्टोर हो जा रहा है। सो इन दैट केस पीक फ्लो विल बी रिड्यूस्ड, जो मैक्सिमम डिस्चार्ज था वो कम हो जाएगा, और साथ ही साथ में क्या होगा, रन ऑफ की वैल्यू भी कम हो जाएगी। दीज स्ट्रक्चर्स ऑल्सो कॉज हाई इवेपोरेशन लॉसेज, सो दैट इज ऑल्सो वन पार्ट वेयर इन लॉसेज बढ़ जाएंगे। लॉसेज बढ़ जाएंगे तो उसके कारण भी क्या होगा, रन ऑफ की वैल्यू कम हो जाएगी। Now let us talk about the computation of runoff, या फिर मैं कहूँ कि estimation of runoff। अच्छा, अभी तक हमने factors which affect the runoff इसके बारे में हमने बात करी। Now we will be talking about कि कौन कौन से methods आप यूज़ कर सकते हैं to find out about this कि कितना runoff आपको फील्ड में देखने को मिल रहा है। इसमें जो सबसे पहला मेथड है वो है रिग्रेशन मेथड। ओके, रिग्रेशन दो तरीके के हो सकते हैं, एक है लीनियर, एक है एक्सपोनेंशियल। ओके, सेकेंड पॉइंट इज एम्पेरिकल इक्वेशंस एंड टेबल्स, जो कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग एरियाज में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, एंड ऑल्सो ड्यू टू देयर हैविंग दे हैड द डेटा देयर एंड दे डिराइव्ड सम एम्पेरिकल रिलेशंस बेस्ड ऑन दैट डेटा, तो उसका हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑल्सो दे गेव सम टेबल्स एंड टेबल्स वर बेस्ड अपॉन सर्टन फैक्टर्स, जो कि हम अगली क्लास में हम देखेंगे इसको। नेक्स्ट इज द इन्फिल्ट्रेशन मेथड। ओके, एंड फोर्थ इज द यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड। तो चलिए हम पहले मेथड को यहाँ पे देखते हैं। इन द फर्स्ट मेथड हेयर, ये मैंने यहाँ पे बोला है कि रिग्रेशन मेथड है। यहाँ पे हम एक कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। चलिए पहले कि एक टर्म आपने सुना होगा इक्वेशन। ओके, इक्वेशन मतलब क्या होता है कि कोई एक इक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, तो अगर आपने x और y के कुछ पॉइंट्स प्लॉट किए और आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, तो लेट्स से y इज इक्वल टू mx प्लस सी इसकी इक्वेशन रही होगी, जहाँ पे इसका m इसका स्लोप हो गया, और जो अगर मैं कहता हूँ ये सेंटर है, सॉरी ओरिजिन है, और ये आपका c y इंटरसेप्ट हो गया। तो ये आपकी इस लाइन की इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब क्या हुआ कि लेट से पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, पॉइंट C है और पॉइंट D है, तो ये चारों पॉइंट A, B, C एंड D, ये चारों ही पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक इक्वेशन है। ओके, बट जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन की, ओके, इक्वेशन में सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट यदि मैं बात कर रहा हूँ ये लीनियर रिग्रेशन है, तो लीनियर मतलब क्या हुआ, है स्ट्रेट लाइन की तरह ही, बट रिग्रेशन है, एक्चुअल में ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे पॉइंट्स, बट हाँ उस लाइन के आसपास ही होंगे, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं होंगे। यानी कि यदि मैं कहता हूँ कि अगर कोई एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ओके, और यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये लाइन कैसे प्लॉट हुई होगी, अगर मैं लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहा हूँ, तो लेट्स से कुछ पॉइंट यहाँ पे थे, हाँ, लाइन के दोनों साइड पे हैं, कुछ एक दो पॉइंट लेट्स से यहाँ पे इस लाइन के ऊपर भी आ गए। ओके, तो पॉइंट्स आर देयर, आपने x1 y1 एक पॉइंट लिया, x2 y2 दूसरा पॉइंट लिया, है ना, xn yn आपने अलग अलग पॉइंट्स ले रखे हैं। और आप ये चीज़ हमेशा देखेंगे इस हाइड्रोलॉजी में, इस वाटर इरिगेशन में, कि आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे, बट दे विल नॉट बी लाइंग ऑन दैट कर्व इन द लाइक इन अ लीनियर इक्वेशन मैनर। तो आपको क्या करना होगा, एक बेस्ट फिट लाइन चाहिए होगी। ओके, बेस्ट फिट लाइन चाहिए होगी, एंड दैट इज दिस हेयर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर रिग्रेशन। हमने रिग्रेस करके उन पॉइंट्स को एक ही जगह पे लेके यहाँ पे रख दिया, किस तरीके से, इस लाइन की तरीके से। ओके,
अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दिस लीनियर रिग्रेशन मेथड की, तो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज कैचमेंट्स, ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज यहाँ पे जो रिलेशन बनता है वो रन ऑफ और आपके प्रेसिपिटेशन में बनता है, ओके। तो यदि मैं कहूँ कि R इज इक्वल टू AP प्लस बी, ओके, तो मैं इसको अगर रिलेट करना चाहूँ y इज इक्वल टू MX प्लस C से, तो मैं क्या कहूँगा R इज इक्वल टू AP प्लस B, ओके। सो अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज द रन ऑफ एंड दिस इज द प्रेसिपिटेशन, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये रन ऑफ है, तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर मैंने इक्वेशन ये बोली है तो ये लाइन कैसे बनी होगी। ये लाइन कुछ ना कुछ आपने पॉइंट्स प्लॉट किए होंगे और उसके बाद फिर आपको ये लाइन देखने को मिली होगी, ओके। सो दिस इज दिस इक्वेशन दैट हैज़ टू बी सेटिस्फाइड। अच्छा, यहाँ पे आपको दो A और B करके आपको दो और कांस्टेंट देखने को मिल रहे हैं। अब इन्हीं A और B कांस्टेंट को निकालने के लिए हम आगे अभी इस टॉपिक पे और डिस्कशन करेंगे। बाकी ये R आपका रन ऑफ हो गया एंड P इज दिस प्रेसिपिटेशन, ओके, रन ऑफ एंड दिस इज द प्रेसिपिटेशन। रही बात A और B की, सो दीज आर द कांस्टेंट्स दैट वी विल बी ट्राइंग टू रन इन द नेक्स्ट class, okay. Thank you for today. We will be discussing this linear regression and exponential regression and other topics of runoff in the next class. Thank you for